हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा निबंध सीरीज के अंतर्गत, वह टॉपिक है देशभक्ति अथवा देश प्रेम पर निबंध। इससे पहले हमने निबंध सीरीज में 2 निबंध पढ़ा दिए। एक है विज्ञान का चमत्कार, दूसरा है कंप्यूटर का युग। अब तीसरा निबंध हम आज देखेंगे देशभक्ति अथवा देश प्रेम क्या होता है। इस टॉपिक पर हमको निबंध लिखना है। तो निबंध आपका विषय है देशभक्ति अथवा देश प्रेम। इसकी हमने शब्द सीमा लगभग 1000 शब्द रखा, मतलब एग्जैक्ट 1000 शब्द नहीं है, ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन हमने 1000 शब्दों का एक आंकड़ा लिया है। जो सहायक सामग्री के रूप में हमने उपयोग किया है वह है कि रूपरेखा और कोटेशन दोनों को साथ साथ लेकर के चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रूपरेखा। क्या देखेंगे? इसकी रूपरेखा। रूपरेखा आप हर निबंध में लिखिएगा। जैसे पिछला निबंध हमने कंप्यूटर का युग पढ़ाया था, उसमें हमने रूपरेखा पहले टाइप नहीं की थी, तो इसलिए हम बता दे रहे हैं कि अगर आप लोग वीडियो देखें तो रूपरेखा बना करके जितनी हेडिंग है हमने लिखा था, आप उसको रूपरेखा में लिख करके तब लिखना प्रारंभ कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्या? रूपरेखा। रूपरेखा में आप क्या क्या लिखेंगे? तो रूपरेखा में आप लिखेंगे प्रस्तावना। क्या लिखेंगे? प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में क्या है? देशभक्ति की परिभाषा और इसका महत्व आप प्रस्तावना में लिखेंगे। फिर आप देशभक्ति का स्वरूप बताएंगे, जो देश प्रेम के विभिन्न रूप हैं आप उसको बताएंगे। दूसरी हेडिंग आपकी क्या होगी? देशभक्ति का स्वरूप। पहला प्रस्तावना, दूसरा देशभक्ति का स्वरूप। तीसरा देखेंगे कि इतिहास में देशभक्तों का क्या योगदान है, आप इसको तीसरी हेडिंग लगाएंगे। इतिहास में देशभक्तों का क्या योगदान है। फिर आधुनिक समय में देशभक्ति की आवश्यकता क्या है। फिर देखेंगे कि नकली देशभक्ति बनाम सच्चा देश प्रेम। ये वाला जो आपकी हेडिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है कि नकली देशभक्ति क्या है और सच्चा देश प्रेम क्या है। फिर देखेंगे देशभक्ति और युवा पीढ़ी। फिर देखेंगे कि देशभक्ति कैसे प्रकट करें। 7 हेडिंग होंगी और 8वें में हम आखिरी में उपसंहार। तो आप रूपरेखा में 8 हेडिंग लगाइएगा तो यहाँ से आपको 2 नंबर पहले मिल जाएंगे, क्योंकि रूपरेखा के 2 नंबर मिल जाते हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं अपना आज का क्रम। देशभक्ति अथवा देश प्रेम पर निबंध। देशभक्ति अथवा देश प्रेम पर निबंध। सबसे पहले निबंध शुरू करने से पहले एक कोटेशन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है उसको देख लेते हैं। देश के लिए जीना भी उतना ही महान है जितना कि देश के लिए मरना। यह देश प्रेम को जताता है। बहुत ही अच्छी बात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कही है कि देश के लिए जीना भी उतना ही महान है जितना कि देश के लिए मरना। ये पहला आपका कोटेशन है। शुरुआत तो आपको प्रस्तावना से करनी है, ये पहली कोटेशन थे। चलिए शुरू करते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम शुरू करते हैं देशभक्ति का अर्थ से लेकर के। देशभक्ति का अर्थ है अपने देश के प्रति सच्ची निष्ठा, प्रेम और समर्पण की भावना रखना। देशभक्ति का मतलब क्या है कि अपने देश के प्रति सच्ची निष्ठा, प्रेम, समर्पण की भावना रखना। यह केवल युद्ध में वीर गति पाने का नाम नहीं है, कि देशभक्ति केवल युद्ध में वीर गति पा जाने का नाम नहीं है, बल्कि देश की उन्नति, देश की संस्कृति तथा देश की रक्षा और संविधान के आदर्शों को अपनाने का नाम है। देश प्रेम क्या है? देश प्रेम केवल युद्ध में वीर गति पाने का नाम नहीं है। देश की उन्नति हो, देश की संस्कृति का सम्मान हो, देश के जो संविधान है उसके आदर्शों को अपनाना हो, ये सब क्या है? आपका देश प्रेम है। सच्चा देश प्रेम तो यही है। यह एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति को आत्म बलिदान, सेवा, समर्पण के लिए प्रेरित करती है। जो देशभक्ति है वो एक ऐसी भावना होती है जो व्यक्ति को आत्म बलिदान, खुद का बलिदान देने के लिए, सेवा करने के लिए और समर्पण करने के लिए प्रेरित करती रहती है। देशभक्ति एक ऐसी भावना है। अब आप एक कोटेशन लिखेंगे तुरंत इसी के बाद। प्रस्तावना में ही आप कोटेशन लिखेंगे कि वह व्यक्ति ही सच्चा देशभक्त है जो देश की रक्षा के साथ साथ उसकी गरिमा और सम्मान की भी रक्षा करता है। इस कोटेशन को लिखेंगे तो आप 4 चांद लगा देंगे कि वह व्यक्ति ही सच्चा देशभक्त है जो देश की रक्षा के साथ साथ उसकी गरिमा और सम्मान की भी रक्षा करता है। तो आपका जो पहला हेडिंग है प्रस्तावना कंप्लीट होता है। अब दूसरी हेडिंग आपकी है देशभक्ति का स्वरूप क्या है। अब देखते हैं दूसरी हेडिंग देशभक्ति का स्वरूप। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे आप कि देशभक्ति कई रूपों में प्रकट होती है। एक सैनिक सीमा पर खड़े होकर के देशभक्ति दिखाता है
तो एक शिक्षक जो है वह अपनी शिक्षाओं के माध्यम से देश का भविष्य गढ़ता है। यानी कि जो एक हमारा सैनिक होता है, जो जवान होता है, वह बॉर्डर पर खड़े होकर के अपनी देशभक्ति दिखाता है। दूसरा जो हमारे एक शिक्षक हैं, हमारे गुरु होते हैं, वो अपनी शिक्षा के माध्यम से उन युवाओं को खड़ा करते हैं, उन युवाओं का भविष्य गढ़ते हैं जो कि आगे देश का भविष्य बनते हैं। एक किसान जो देश के लिए अन्न उगाकर देश सेवा करता है, तो क्या किसान देशभक्त नहीं हुआ? किसान भी देशभक्त हुआ। जितने देशभक्त हमारे फौजी भाई हैं, उतने हमारे शिक्षक भी हैं, उतना हमारा किसान है जो कि फसल को उगा करके एक देश की सेवा करता है। तो एक वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाता है। जो वैज्ञानिक होता है वह अपने अनुसंधान से, अपने नए नए खोजों से क्या करता है? अपने देश को आत्मनिर्भर बनाता है। किसी के सामने झुकने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता है, अपना देश खुद इतना सक्षम बनाता है। वो कौन है? वैज्ञानिक है। तो वैज्ञानिक भी हमारा देशभक्त है, वो भी देश सेवा करता है अपने अनुसंधानों के माध्यम से। इस प्रकार से हर नागरिक अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी और लगन से कार्य करके देशभक्ति का परिचय देता है। यानी कि एक जो हमारा जवान है जो बॉर्डर पर खड़ा है, दूसरे हमारे जो शिक्षक हैं, किसान भाई हैं, हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं और हमारी पूरी जनता हिंदुस्तान के जो सारे आम आदमी हैं, ये सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी का कार्य करके अपनी देशभक्ति का परिचय देते हैं। अब अगली हेडिंग हमारी है इतिहास में देशभक्तों का क्या योगदान है। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये कि इतिहास में हमारे देशभक्तों का क्या योगदान है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में देशभक्ति की भावना लाखों लोगों को बलिदान देने के लिए प्रेरित किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देशभक्ति की भावना ने लाखों लोगों को बलिदान देने के लिए प्रेरित किया। उसमें से कुछ चुनिंदा नाम आपके सामने हैं, जैसे भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस हुए, महात्मा गांधी जी हुए, लाल बहादुर शास्त्री हुए, राजगुरु हुए, वीर सावरकर हुए, इत्यादि लोगों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए, इससे भी अधिक हैं लेकिन ये जो प्रमुख हैं, इन लोगों ने अपना बलिदान दिया भारत की स्वतंत्रता संग्राम के लिए। भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजगुरु, वीर सावरकर, ये सभी लोग भी देशभक्त थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत को स्वतंत्र कराया था। अब आगे बात करते हैं। इसमें एक कोटेशन आपको लिखना है, भगत सिंह की बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, बहुत अच्छी कोटेशन है। आप लिखेंगे तो जान लीजिए आपका निबंध बहुत अच्छा माना जाएगा। मुझे मृत्यु स्वीकार है लेकिन गुलामी नहीं। कोटेशन मैंने बहुत छोटा छोटा लेकर आया ताकि आपको याद भी हो जाए, कोई इसमें ये ना हो कि मतलब मुझे याद नहीं हो रहा, बहुत बड़ी है। छोटी छोटी कोटेशन है और आप इसको बीच बीच में ब्लैक पेन से कर देंगे भाई ना, तो मान लीजिए आप एकदम मतलब मन प्रसन्न हो जाएगा टीचर जो आपकी कॉपी से करेगा बोर्ड परीक्षा में। मुझे मृत्यु स्वीकार है लेकिन गुलामी नहीं, ये किसने कहा था? तो ये भगत सिंह जी ने कहा था। अब चलिए अगली, इसी में आपको लिखना है कि इनके बलिदान ने देश को वह ऊर्जा दी है जिससे स्वतंत्रता का सूरज उगा है। यानी कि इन सभी के बलिदान ने, जितने भी हमने ऊपर नाम गिनाए, उन सभी के बलिदान ने देश को वह ऊर्जा दी है कि जिससे स्वतंत्रता का सूरज उगा है। इनकी देशभक्ति हमें आज भी प्रेरित करती है। अब अगली हेडिंग आप लगाएंगे आधुनिक समय में देशभक्ति की क्या आवश्यकता है। यानी आधुनिक समय में देशभक्ति की आवश्यकता। आज देश को बाहरी शत्रुओं से ज़्यादा आंतरिक समस्याओं जैसे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जातिवाद, सांप्रदायिकता और पर्यावरण संकट से है। आज देश को बाहरी शत्रुओं से ज़्यादा खतरा किन से है? तो भ्रष्टाचारी से, जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं भ्रष्टाचारियों से है। बेरोजगारी है, जो हमारे युवा बंधु हैं सब बेरोजगार हैं उनसे है। जातिवाद से है, सांप्रदायिकता से है, जो जाति पात पे दंगा करवाते रहते हैं। पर्यावरण संकट से है। इन सब चीज़ को आज हमारे देश को ज़्यादा खतरा है बाहरी शत्रुओं की अपेक्षा। यदि हम सच में देशभक्त हैं तो हमें इन समस्याओं से लड़ना होगा। देश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए ईमानदार प्रयास करना ही आज की सच्ची देशभक्ति है। कि अगर हमको आज की डेट में अपनी देशभक्ति को साबित करना है कि हम देशभक्त हैं, तो आप बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर, जातिवाद पर, सांप्रदायिकता पर, पर्यावरण पर, इन सब पर प्रश्न करें। इन सब का निवारण करने के लिए अपने तरफ से कुछ एफर्ट लगाएं, कुछ परिश्रम करें और आप अपना काम ईमानदारी पूर्वक करें, तो आज के डेट में आप एक देशभक्त हैं। अगला है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, खास करके इसको मैंने इसलिए ऐड किया कि आपको समझ में आए कि नकली देशभक्ति बनाम सच्चा राष्ट्र प्रेम क्या होता है। अब देखिए,
आजकल देशभक्ति का उपयोग केवल अपने आप से जोड़ दे रहे हैं, आजकल देशभक्ति का उपयोग राजनीति और दिखावे के लिए किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर झंडा लगाने या सिर्फ भाषण देने से कोई देशभक्त नहीं बनता। बच्चों, यह देश की सच्चाई है। इससे कुछ लोग आहत हो सकते हैं, बट आहत होने की आवश्यकता नहीं है। जो है ये देश की सच्चाई है कि आजकल जो देशभक्ति है वह केवल राजनीति के लिए, दिखावे के लिए हो रही है। सोशल मीडिया पर झंडा लगा करके लंबा चौड़ा भाषण दे देने से कोई देशभक्त नहीं बनता। सच्चा देशभक्त वह है जो अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करता है और दूसरों का सम्मान करता है और समाज में सौहार्द बनाए रखता है, आपस में भाईचारा प्रेम व्यवहार बनाए रखता है। सच्चा देशभक्त वो है। देशभक्ति केवल नारों से नहीं कर्मों से सिद्ध होती है। यह कोटेशन है, आप इसको जरूर लिख दीजिएगा कि जो देशभक्ति है वह केवल नारों से नहीं कर्मों से सिद्ध होती है। अब देखते हैं कि देशभक्ति और युवा पीढ़ी। देशभक्ति और युवा पीढ़ी। देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी के हाथ में होता है। देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी के हाथों में होता है। यदि युवा अपने कर्तव्यों को समझे, शिक्षा ग्रहण करे, नशे से दूर रहे और अपने कौशल से देश को आगे ले जाए तो यही देश प्रेम है। क्या कहने का मतलब है कि जो युवा हैं वह हमारे देश के जो पीढ़ी है उसके हाथों में युवाओं का बहुत योगदान है, यानी कि देश भविष्य उसकी युवा पीढ़ी के हाथों में होता है। यदि युवा अपने सभी कर्तव्यों को समझे, अच्छे से शिक्षा ग्रहण करे, नशे से दूर रहे, आजकल तो सभी भैया गांजा फूंके पड़े हुए हैं जितने युवा लोग, हम क्या बताएं, और अपने कौशल से देश को आगे ले जाएं। कौशल का मतलब है जो उनको जिस फील्ड में हो, या कोई सिंगिंग है, कोई डांसिंग है, कोई रनिंग है, या कोई धनुष वाला बाजी है, भाला फेंक, मतलब किसी भी फील्ड में अपने कौशल के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, जिस क्षेत्र में आपको लगन हो, आप पहलवानी करें, कुछ भी करें, उस क्षेत्र से अपने देश का नाम आगे ले जाए। शिक्षा जगत में या वहाँ से देश का नाम आगे ले जाएं, तो यही आज के डेट में भैया देश प्रेम है। युवाओं को चाहिए कि वे सोशल मीडिया पर झूठे प्रचार से दूर रहकर सच्ची देशभक्ति का मार्ग अपनाएं। आज की डेट में सोशल मीडिया पर बहुत सारे फर्जी लोग हैं जो फालतू के झूठे प्रचार करते रहते हैं। आप उससे बचें और सच्ची देशभक्ति का मार्ग अपनाएं। अगला है कि अपनी देशभक्ति को प्रकट कैसे करें। जैसे ये मन में बहुत आता है कि यार हम मतलब देशभक्त हैं, लेकिन इसको हम प्रकट कैसे करें कि हम देशभक्त हैं। तो देशभक्ति को प्रकट करने के लिए कुछ बातें कही गई है। पहला है कि आप संविधान का पालन करें, मतदान आप अवश्य करें, क्योंकि जो मतदान है इसी से सरकार बनती है, तो आप अपना मतदान भैया ज़रूर करें। फिर अगला है कि राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। तीसरी बात। चौथी बात है कि समाज में भाईचारा और सहयोग बनाए रखें, भ्रष्टाचार और अन्याय के विरुद्ध खड़े हों, पर्यावरण और संसाधनों की रक्षा करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और कृषि में योगदान दें। इन सब चीज़ों को करें तो आप सच्चे देशभक्ति कहलाने के अधिकारी हैं। तो आप ये समझ लें कि हाँ, हम देशभक्त हैं। इन छोटे छोटे कर्तव्यों से हम एक सच्चे देशभक्त बन सकते हैं। अब हम आते हैं आखिरी हेडिंग जो इसकी है वो है उपसंहार की। उपसंहार में आप क्या लिखेंगे, देखेंगे कि देशभक्ति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह केवल एक दिन झंडा फहराने तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन भर देश के लिए समर्पण करने की भावना है। हर नागरिक को यह सोचना चाहिए कि वह अपने कर्मों से देश को क्या दे रहा है, तभी हमारा भारत सशक्त, सुंदर और विकसित बन पाएगा। तो आप क्या उपसंहार में लिखेंगे, यानी अंत में आप इसको लिखेंगे। तो इसके पश्चात आप 1-2 कोटेशन लिखिएगा। कोटेशन यह है कि करो देशभक्ति इस तरह कि कोई इतिहास लिखे, नाम हो रोशनी में भारत की पहचान लिखे। ये एक पंक्ति है, आप इसको ज़रूर लिखिए कि करो देशभक्ति इस तरह की कोई इतिहास लिखे, नाम हो रोशनी में भारत की पहचान लिखे। इस कोटेशन को आप लिख दीजिएगा। और इस प्रकार से आज का वीडियो हम समापन की ओर है एकदम। तो चलिए आपको हम देशभक्ति से संबंधित एक छोटी सी एक कहानी है उसको सुनाते हैं कि एक घना जंगल था। उस घने जंगल में बहुत सारे पेड़ थे, तो एक पेड़ पर कुछ चिड़ियों का घोंसला हुआ करता था। एक दिन उस जंगल में आग लगी तो वो जो पेड़ था जिस पे चिड़ियों का घोंसला था उस पेड़ में भी आग लग गई। तो तभी उस समय पथिक था, एक मतलब पथिक मतलब होता राहगीर जो रास्ते से जा रहा है। एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, वह देखा कि पेड़ में आग लगी हुई है और चिड़ियाँ उस पेड़ पर बैठी हैं।
तो उसने चिड़ियों से प्रश्न किया। उसने प्रश्न क्या किया, सुनिएगा, पंक्ति के माध्यम से गा कर बता रहे हैं कि आग लगी इस वृक्ष में जलते इसके पात, आग लगी इस वृक्ष में जलते इसके पात, तुम पंछी क्यों ना उड़े जब पंख तुम्हारे पास, कि तुम पंछी क्यों ना उड़े जब पंख तुम्हारे पास। वह राहगीर कह रहा है कि आग लगी इस वृक्ष में जलते इसके पात, यानी इस वृक्ष में आग लगी है और इसके पत्ते जल रहे हैं, तुम पंछी क्यों ना उड़े, तुम पंछियों क्यों नहीं उड़े जबकि पंख तुम्हारे पास हैं, तुम चाहो तो उड़ सकते हो। तब पंछियों का जवाब सुनिएगा और अपने अंदर देशभक्ति की भावना को जागृत कीजिएगा। पंछियों ने कहा कि फल खाए इस वृक्ष के बीत लथेड़े पात, कि फल खाए इस वृक्ष के बीत लथेड़े पात, यही हमारा धर्म है जले इसी के साथ, यही हमारा धर्म है जले इसी के साथ। कि पंछियों ने अपना देश प्रेम कैसे दिखाया, अपना राष्ट्र प्रेम कैसे दिखाया। उन्होंने कहा कि हमने इसी वृक्ष के फल को खाए है, इसी वृक्ष पर अपनी बीथियों को लपेटा है, तो हमारा ये धर्म बनता है कि हम इसी के साथ जल करके मर जाएं, हम इसको छोड़ के कैसे जा सकते हैं। तो जब एक पंछी अपने घोंसले को जिस वृक्ष में, जैसे उस पंछी के लिए वही वृक्ष पूरा राष्ट्र है, हमारे लिए हमारा पूरा हिंदुस्तान राष्ट्र है, जब एक पंछी इस प्रकार से अपने मन में देशभक्ति की भावना लिए बैठा है, तो हमारे अंदर भी देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो करते हैं समापन। आप सभी को वीडियो कैसा लगा, आप सभी लोग वीडियो को आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते चलते हंसने वाली आप सभी के लिए इमोजी बनाते हैं। बढ़िया से आप लोग हंसते रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें से मस्ती की तरह और पढ़ाई करते रहें। आपको निबंध कैसा लगा आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।